नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिटेड अकेडमी में। इस वीडियो में पार्ट 5 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के। और देखिए, स्पेशली प्रिपेयर टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखिए 4 लेक्चर मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम 40 वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप पहले जरूर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी बनाई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया ट्रीटी ऑफ सजौली इज साइंड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सजौली की संधि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्न में से किस देश के साथ जो है साइन हुई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपके ए भूटान, बी असम, सी म्यांमार या डी नेपाल। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नेपाल। नेपाल के साथ जो है ट्रीटी ऑफ सजौली साइन हुई थी। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ सजौली की अगर हम बात करें तो इसने जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है एस्टेब्लिश की थी ब्रिटिश इंडिया जो उपनिवेश जो भारत था और नेपाल के बीच में। और ये साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 को और इसको रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 को। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में हुई थी आफ्टर एंग्लो नेपालीज एंग्लो गुरखा वार ऑफ 1814-16। और जो नेपाल की तरफ से इसको साइन किया था राजगुरु गजराज मिश्रा जी और इनके साथ जो थे चंद्रशेखर उपाध्याय जी थे। और कंपनी के लिए इसको साइन किया था लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशाह के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर सप्रेशन ऑफ थग्स इन इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल भारत में ठगों के दमन के लिए जो है जिम्मेदार था। तो देखिए 3 टर्म्स आपको जनरली सुनने को मिलती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है आया, उसके तहत जो है जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बने। इसके बाद देखिए चार्टर एक्ट जो है आपका 1833 का है। इसने जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया और उनको जो है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव और जो है मिलिट्री और सिविल पावर दे दी होल ऑफ द इंडिया की। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसके तहत ब्रिटिश क्राउन ने जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको चेंज करके वायसराय कर दिया। और वायसराय जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहता था ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में, और ये पार्ट रहता था ब्रिटिश कैबिनेट का। तो फर्स्ट जो वायसराय थे हमें लॉर्ड कैनिंग देखने को मिले। 1856 से 1862 तक इनका टेन्योर था और 1858 से 1862 तक इन्होंने एज अ वायसराय जो है सर्व किया। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में जो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो 1773 से 1785 तक इनका टेन्योर रहा। और ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी आपको बताना चाहिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे देखिए रेगुलेटरी एक्ट 1773 आया और सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में जो इसके तहत जो एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1780 में इनके टेन्योर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटना है इनके उसमें 1780 में जो है बंगाल गजट, आपने नाम सुना होगा बंगाल गजट का। तो बंगाल गजट बाई जेम अगस्टस हिके के द्वारा जो है फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है भारत का जो पब्लिश किया गया। तो भारत का जो पहला जो न्यूज़पेपर है बंगाल गजट, ये 1780 में पब्लिश हुआ बाई जेम अगस्टस हिके। फिर इसके साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में वार हुआ 1775 से 1782 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी 1782 में। फिर इसके बाद देखिए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इनके द्वारा जो है लाई गई थी। इसके साथ साथ ट्रायल ऑफ राजानंद कुमार हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इनके द्वारा देखिए फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट्स जो लैंड सेटलमेंट के ऊपर किए गए थे। उसके बाद देखिए हम दूसरे की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टेन्योर है ये 1828 से 1833 का है। एमए के पार्ट में 1828 से 1835 तक का जो इनका टेन्योर है। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1829 में इनके द्वारा बंगाल सती रेगुलेशन जो है पास की गई थी, जिसके तहत जो सती प्रथा को जो है बंद कर दिया गया था। तो सती प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा। ये हिंदुओं में एक कस्टम था कि अगर पति की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जो विडो होती थी उनको जो है जिंदा जला दिया जाता था। काफ़ी कोड़ीय प्रथा थी, तो इसको बंद करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। 1829 में सती प्रथा को जो बंद किया गया था। इसके साथ साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे। इसके साथ साथ चार्टर एक्ट 1833 इनके टाइम पे आया। इसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप रणजीत सिंह के साथ जो है की गई पंजाब के साथ। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता में 1835 में इनके टाइम पे जो है खोला गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इनके टाइम पे हुई दैट इज सप्रेशन ऑफ ठगी। तो 1830 में सप्रेशन ऑफ ठगी का श्रेय जो है इनको जाता है। तो राइट आंसर आपका जो भी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक इसमें जो है सप्रेशन ऑफ ठगी हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर जो 1848 से 1856 का है।
और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, यानी कि अगर कोई भी भारत का राजा अपने बिना किसी संतान के जो है मर जाता था, तो अगर उनके गोद लिए हुए संतान को जो उनका राज्य नहीं दिया जाता तो ब्रिटिश इंडिया में जो है और या ब्रिटिश अंपायर में उसको मिला दिया जाता था। ये इनकी लैप्स की नीति थी। इसके साथ साथ 1853 में पहली पैसेंजर लाइन और पहली रेलवे लाइन जो है बॉम्बे से थाने जो इनके टेन्योर में चली थी। इसके साथ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो था, विधवा पुनर्विवाह जो नियम था 1856 का, इसको इनके द्वारा खुद ड्राफ्ट किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर देखिए जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत का रुड़की में 1847-48 के बीच में ये बना है, तो ये भी जो इनके ही इसमें जो है बनाया गया था। इसके साथ साथ PWD डिपार्टमेंट जो है इन्होंने जो है भारत में खोला था। इसके साथ फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन डायमंड हार्बर टू कोलकाता भी इनके टाइम ही सेटअप की गई थी। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आपने जरूर याद रख लेना है। इनका टेन्योर 1828 से 1835 का है और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, और 1829 में इनके द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया था और सप्रेशन ऑफ ठग्स यानी कि जो ठगी जो होती थी उसको जो बंद किया गया था। देखिए ठगी का मतलब है चीट किया जाता था, लोगों को ठगा जाता था इसमें, और ये हेरिडेटरी कुछ जो है लोग होते थे जो कि लूटते थे। ये जो अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे, लोगों को ठगते थे और उनको लूटते थे। जो इनोसेंट और जो डिफेंसलेस जो ट्रेवलर्स वगैरह जो आते थे भारत, उनको ये जो जनरली लूटते थे। तो जो सप्रेशन ऑफ ठगी है इसको इनके द्वारा जो बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो सार्वजनिक जो निर्देश की जो सामान्य जो समिति थी उसके रिलेटेड कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई है और आपने बताना है कि इससे रिलेटेड जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन और ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर यूरोपियंस। तो इसका उत्तरदायित्व शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए अनुदान देना था और समिति के सभी सदस्य जो यूरोपियन थे। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो ठीक है। मैंने आपको देखिए चार्टर एक्ट 1813 के बारे में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताई हुई है। पहली चीज कि इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन के लिए रखे गए थे, लिटरेचर साइंस की स्टडी के लिए इंडियंस में और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो 1 लाख रुपए जो है चार्टर एक्ट 1813 ने रखे थे। उसी के तहत बाद में जो है जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1833 में जो बनाई गई थी, ताकि ये जो है 1 लाख रुपए जो एलोकेट कर सके एजुकेशन के लिए। और इसके साथ साथ 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें आपने एक बात याद रखनी। देखिए पहले क्या होता था, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं इतिहास में, वही जो है इंडिया में ट्रेड करती थी। उसकी एक मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, और इंडिया का जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा जो है लक्रेटिव था, व्यापार काफ़ी ज़्यादा लक्रेटिव था। तो कंपनी के जो भी सर्वेंट्स होते थे या कंपनी के जो भी लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते थे, तो एक लग्जरियस लाइफ जो इंग्लैंड में जाके जो है जीते थे। और तो बाद में देखिए लीजिस फेयर वगैरह की जो है भावनाएं चली, नीतियां चली, तो उसके तहत जो ब्रिटिश में जो और जो कंपनियां थी या लोग थे वो भी ट्रेड करना चाहते थे इंडिया में। तो 1813 के जो एक्ट है, इसने जो कंपनी की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी भारत में, उसको खत्म किया गया और बाकी जो अदर जो कंपनियां थी ब्रिटेन की उनको भी लॉ कर दिया गया कि आप भी भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं, भारत का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी चाइना के साथ ट्रेड करने में और टी में ट्रेड करने में या ओपीएम में ट्रेड करने में, वो स्टील जो है रिटेन रखी गई। उसको बाद में जो है चार्टर एक्ट 1833 ने उन चीज़ों को जो है खत्म किया है फिर बाद में। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ 1823 में सेटअप की गई थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट करना है 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन के लिए। और कमेटी में जो 10 मेंबर थे और सारे सारे जो यूरोपियन मेंबर्स थे आपने याद रखना है। और इसमें जो लॉर्ड मैक्यूले जो थे इसके चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे। और देखिए कमेटी ने डिसाइड किया था कि हम स्पेंड करेंगे मेजर पोर्शन फ्रॉम द ग्रांट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। ओरिएंटल लिटरेचर होता है जो पुरानी कोई चीज़ होती है, वो जो पुराना जो साहित्य है, प्राचीन जो साहित्य है, उसकी हम जो है स्टडी के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए 1 लाख रुपये स्टडी करेंगे, ये भी इसने डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिको राइट्स या इंडिको रिवोल्ट या इंडिको जो या नील जो दंगे हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट इसमें दी गई है। आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट दी गई कि राइट्स वर स्टार्टेड इन बंगाल एंड स्प्रेड थ्रू आउट कंट्री। तो जो दंगे हैं ये बंगाल में शुरू हुए और देश में फैल गए। तो देखिए हमारा जो भारत है, देखिए अगर आप जनरल सा एक अगर भारत का एक मैप बनाते हैं, जब भी आप स्टडी करते हैं तो इस तरह से एक जनरल सा मैप आपने भारत का जो है बना लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पर्पज के लिए है। तो देखिए इसमें देखिए अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ, भारत को हम इस तरह से अगर डिवाइड करें तो ये देखिए ईस्ट है पूर्व, फिर ये पश्चिम है वेस्ट, और ये नॉर्थ है उत्तर, और ये साउथ है दक्षिण। तो इस साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बंगाल, और यहाँ जैसे आपको वेस्ट बंगाल भी जो है देखने को मिलता है। मैं पूरा भारत को मैं भी आपको ऐसे दिखा दूंगा। तो देखिए आपने ध्यान में रखना वेस्ट बंगाल, फिर आपको बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए जो इंडिको जो रिवोल्ट है ये 1859-60 में जो है इंडिको रिवोल्ट जो है ईस्ट इंडिया से शुरू हुआ था। ये जो ईस्टर्न जो पोर्शन है यहाँ पर ये शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी और बाद में ईस्टर्न इंडिया में ही ये फैला था। थ्रू आउट द कंट्री ये इंडिको रिवोल्ट जो है नहीं फैला था। देखिए इंडिको क्या होती थी कि नील की एक फसल होती थी जिसका प्रयोग जो है डाई वगैरह बनाने में या कपड़ों को रंग वगैरह जिससे किया जाता है उसमें किया जाता था। तो ये जो है फोर्सफुली अप्लाई की गई थी इंडिया में। जो जमींदार जो थे ये किसानों को जो है
उन पर दबाव बनाते थे कि आपने जो है इंडिगो की फसल को उगाना है। तो इसी के अगेंस्ट जो है ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, लेकिन पूरी कंट्री में नहीं फैला था, ये ईस्टर्न इंडिया में जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है फैला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर जो गलत हो जाएगी। और देखिए नील दर्पण, बिल्कुल सही बात है, नील दर्पण जो आपका जर्नल है, जो न्यूज़पेपर है, ये आपके दीनबंधु मित्र जी के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नल था, जिसने जो है ऑपरेशन बाय द प्लांटर्स अपॉन द इंडिगो फार्मर्स के ऊपर जो प्लांटर्स थे या जो जमींदार थे जो ऑपरेशन करते थे, उसको इसने जो है पोर्ट्रेट किया था, उसको इसने दिखाया था। तो राइट स्टेटमेंट आपकी जो है सेकंड हो जाएगी। तो ये बात देखना, इंडिगो क्या थी, एक कमर्शियल क्रॉप थी जो कि किसानों के ऊपर जो है फोर्सफुली अप्लाई की गई थी जमींदार के द्वारा और ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उनके द्वारा इन एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और एक समय ऐसा भी था कि इंडिगो जो कल्टीवेशन है इसको कंसिडर किया जाता था सिंबल ऑफ इंडिया स्लेवरी। और फाइनली 1860 में जो है टेरिबली ऑप्रेस्ड एक जो इंडिगो जो पीजेंट थे जो कि इनसे परेशान थे, उनके द्वारा नॉन कल्टीवेशन इंडिगो मूवमेंट जो है लॉन्च की गई थी। और 1860 तक ये जो है आपके लगभग सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल की उसमें ये फैल गई थी। और दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो है नील दर्पण जो है शुरू किया गया था न्यूज़पेपर, और ये काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है फेमस हो गया था, क्योंकि ये जो है ऑपरेशन जो होता था इंडिगो फार्मर्स का बाई जो है आपके प्लांटर्स का या जमींदार के द्वारा जो इनका उत्पीड़न किया जाता था, उसको इसने ये जो है दर्शाया था। इसके साथ साथ एक और जो आपका जर्नल था, न्यूज़पेपर था, हिंदू पैट्रियट, जिसको एडिट करते थे हरीश चंद्र मुखर्जी, उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इंडिगो प्लांटर्स की जाती थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई रिगार्डिंग थी महलवाड़ी सिस्टम। तो जो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, उससे रिलेटेड आपने सही स्टेटमेंट इसमें बतानी है। तो पहले बोली कि महल और विलेज इज अ फिजिकल यूनिट टू कलेक्ट रेंट। तो महल या गांव लगान एकत्रित करने की जो एक राजकोषीय इकाई है। तो देखिए मैं हिमाचल से संबंध रखता हूँ, तो हिमाचल में आज भी महलवाड़ी सिस्टम जो चलता है, जो रिवेन्यू विलेजेस होते हैं उनको महल बोल देते हैं। तो यही एक फिजिकल यूनिट होती है टू कलेक्ट दी रेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो देखिए हमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी बोला गया महलवाड़ी सिस्टम प्रिवेल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल एंड बॉम्बे प्रोविंस। तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस में जो हमारे जो उत्तर पश्चिमी और मध्य जो भारत था यहाँ पर भी प्रिवेलेंट था, लेकिन बॉम्बई में रेतवाड़ी सिस्टम था, तो इस कारण ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है हमारी जो करेक्ट हो जाएगी। तो देखिए महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, जो सेटलमेंट्स है ये डायरेक्टली मेड की जाती थी विद द विलेज और महल बाय द सेटलमेंट ऑफिसर। इनके द्वारा देखिए रेंट फिक्स किया जाता था विद द कंसिडरेशन ऑफ नंबरदार, या नंबरदार भी हम इनको बोलते हैं, एंड द रेंट टू बी पेड बाय द कल्टिवेटिंग टेनेंट्स। जो भी कृषक होते थे या काश्तकार होते थे या मुजारे होते थे, उनके द्वारा जो है रेंट पेड इसमें किया जाता था। और इस सिस्टम को जो है मुजवारी बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस में, मलगुजारी बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंसेस में, और इसको महाली सेटलमेंट में जो है आज़ाद भारत से पूर्व जो पंजाब था, पूर्व उपनिवेश भारत जो था, उसमें पंजाब में इसको महाली सेटलमेंट बोला जाता था। आज भी इसको कंटिन्यू किया गया है। तो महल को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो एक फिजिकल यूनिट होती थी, ये एक लोकल एरिया होता जो कि कॉन्साइड करता है लार्ज फॉर्म पार्ट ऑफ विलेजेस और इंक्लूड करता सेवरल पार्ट्स ऑफ विलेजेस, और जहाँ से रेंट कलेक्ट किया जाता था। और देखिए महलवाड़ी जो सिस्टम है या महलवाड़ी जो सिस्टम है ये कवर करता था सबसे उपजाऊ जो ट्रैक्ट हैं उपनिवेश भारत के, ब्रिटिश इंडिया के, जिसमें गंगा, जमुना, दोआब, मेजर एरियाज ऑफ आगरा एंड अवध प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ओल्ड बनारस, द सीडेड एंड कंट्रोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, एंड लेटर ऑन ये जो बाद में सेंट्रल प्रोविंसेस और ब्रिटिश पंजाब तक जो ये एक्सटेंड हो गया था। तो ये जो ऋतुवारी, और देखिए दूसरा हम बात करें ऋतुवारी सिस्टम की, आप देखना ऋतुवारी सिस्टम जो है साउथर्न पार्ट में जो प्रिवेल था, इसके साथ आसाम और कुर्ग तक भी ऋतुवारी सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखिए ऋतुवारी सिस्टम जो था भू राजस्व का, लैंड रेवेन्यू का, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था लेट 18th सेंचुरी में बाई सर थॉमस मुनरो। ये नाम आपने जरूर याद रखना है, सर थॉमस मुनरो, ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे 1820 में। तो इनके द्वारा इस सिस्टम को लाया गया था और इसको प्रैक्टिस किया जाता था मद्रास में, बॉम्बे में, एज वेल एज आसाम एंड कुर्ग प्रोविंसेस में। इस सिस्टम में क्या होता है, जो किसान जो होते थे, पीजेंट्स जो होते थे, या जो काश्तकार मुजारे जो होते थे, इनको ऑनर ऑफ द लैंड जो है एज ऑनर ऑफ लैंड के रूप में जो है रेगुलेट किया जाता था। इनको भूमि का स्वामित्व दिया गया था। इनके पास जो है ऑनरशिप राइट्स थे, स्वामित्व के राइट्स थे। इसके साथ साथ ये अपनी जमीन को बेच भी सकते थे, उसको मॉर्गेज जो है रहन भी रख सकते थे और गिफ्ट भी कर सकते थे ये अपने लैंड को। तो ये ध्यान रखना हमने ऋतुवारी सिस्टम जनरली साउथर्न इंडिया, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस, एज वेल एज आसाम और कुर्ग, और जो महलवारी सिस्टम है ये नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और पंजाब, बनारस वगैरह इस एरिया में ये जो है आपका महलवारी सिस्टम प्रिवेल था। और ध्यान रखना महलवारी सिस्टम को जो है सर थॉमस मुनरो के द्वारा जो है लाया गया था 18th सेंचुरी में। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से आगामी HPS, अलाइड या UPSC क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पता होगा पहले से ही, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की जो बुक है, पुस्तक है, ये निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी
मदामी कामा या मैडम कामा ही बोलते हैं इनको, या डी वी डी सरवाकर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वी डी सरवाकर जी के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक 1857 लिखी गई है। और ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी जो वी डी सरवाकर जी के द्वारा बोला गया था। तो देखिए वी डी सरवाकर जी के द्वारा जो है ये बुक जो है लिखी गई है 1857 की रिवोल्ट के ऊपर। तो देखिए ओरिजिनली वी डी सरवाकर जी के द्वारा ये बुक जो है मराठी में लिखी गई है। आजकल क्वेश्चन इस तरह से डीपली भी पूछ लिए जाते हैं भी, जो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है उससे रिलेटेड आपको बुक से रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट दी जाएगी और वहाँ पर जो लिख दिया जाएगा कि ये जो बुक थी ये इंग्लिश में थी, हिंदी में थी, तो आप ध्यान रखना मराठी में थी। देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की बुक है, अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। हिंद स्वराज सबसे कम समय में और सबसे कम वर्ड्स में लिखी गई किताब है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुजराती में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग में डालते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो उसी तरह से आपने ध्यान रखना जो दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है ये मराठी में थी, और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का किया गया था, तो भारत में इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता था। तो वी डी सरवाकर ने अटेम्प्ट किए कि जर्मनी से इसको पब्लिश जो है किया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बाद में नीदरलैंड्स, हॉलैंड से या डच से 1909 में जो है इसको जो है पब्लिश किया गया, और इसका टाइटल रखा गया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और देखिए कुछ एक अदर जो है इंपॉर्टेंट किताब्स हैं, अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की जो है बुक है, अनहैप्पी इंडिया, इसको याद रखना। फिर इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है बुक है। और सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है दैट इज इंडियन स्ट्रगल। सेम नाम से रिलेटेड ये बुक्स हैं, इनमें आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और मैडम कामा या मदामी कामा जी के द्वारा जो है पेरिस में वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो है शुरू किया गया था, वंदे मातरम। ये इनसे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए कंफ्यूजन में आपने नहीं आना है, एक और वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है ये इंडिया की अगर हम बात करें तो 1905 में वंदे मातरम न्यूज़पेपर कोलकाता से जो है आपके बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा शुरू किया गया था, और सर अनिरुद्ध घोष जो उसके जो एडिटर थे। वीकली न्यूज़पेपर था ये, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, तो ये भी आपने जरूर ध्यान रखना। पेरिस में वंदे मातरम न्यूज़पेपर मैडम भिकाजी कामा जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और इंडिया में 1905 में जो बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसराय लॉर्ड लिटन। तो निम्न में से कौन से अधिनियम या कानून जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान जो पारित किए गए थे। अब देखिए क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा टफ कैटेगरी का लग रहा होगा, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं जरूरी है कि आपको ये सारे पता हो कि इनके टेन्योर में पास हुए कि नहीं हुए। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 2 ही आए हमारे पास। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 1880 से 1884 के बीच में आया, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है इनके समय में आया हुआ है 1881 में, दूसरा 1891 में। यानी कि शुरुआत ही फैक्ट्रीज एक्ट की 1881 से हुई है, जबकि लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर है ये 1876 से 1880 का है। तो देखिए फैक्ट्री एक्ट्स अगर आप इसको इलिमिनेट कर देंगे तो इलिमिनेशन से भी जहाँ पर 4 है उसको मैं इलिमिनेट कर दूंगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। कि रॉयल टाइटल्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। रॉयल टाइटल्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पास किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, और ग्रैंड दिल्ली दरबार जो 1877 में जो है दिल्ली में लगाया गया था, जिसमें क्यों जो विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, इनको केसरी हिंद की उपाधि जो दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्नाकुलर मतलब जो लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं, स्थानीय जो भाषाएं होती हैं, उनमें जो भी न्यूज़पेपर चले होते हैं उनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग का ये जो एक्ट रखा गया था, और काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप जो है लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को के ऊपर जो है लगा दी गई थी, ताकि जो अवेयरनेस लोकल न्यूज़पेपर फैला रहे हैं या क्रिटिसिज्म ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर रहे हैं उसको रोका जा सके। इसी के तहत अमृत बाजार पत्रिका जो कि जी सुब्रमण्यम अय्यर जी का जो है न्यूज़पेपर है, ये रातों रात जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट हो गया था। इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, इसमें कंपल्सरी कर दिया गया था कि विदाउट लाइसेंस जो है कोई भी जो हथियार नहीं रख सकता है। तो क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रखना। जो रॉयल टाइटल जो एक्ट है 1876 में पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और आर्म्स एक्ट भी 1878 में ही लाया गया था। और देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में ये रहती है, इनको वाइसराय ऑफ रिवर्स चार्टर्स भी बोला जाता है, और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व जो है लॉर्ड लिटन की जो है पॉलिसी थी। इसके साथ साथ फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो है इनके द्वारा जो पॉइंट किया गया था 1878 में, महत्वपूर्ण है, मैं अलग से लिख के बता देता हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट फेमाइन कमीशन, फेमाइन मतलब फेमाइन होता है भूखमरी, तो भारत में उस दौरान देखिए भूखमरी काफ़ी ज़्यादा होती थी।
अनाज की कमी हो जाती थी। तो 1878 में पहला फेमाइन कमीशन जो है इनके द्वारा जो है सेटअप किया गया था और इसके चेयरमैन थे आपके रिचर्ड स्ट्रेची। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फेमाइन कमीशन पहला कौन था भारत का, तो रिचर्ड स्ट्रेची के अंडर 1878 में पहला फेमाइन कमीशन जो है आपका सेटअप किया गया था। कमीशन की ही अगर मैं बात करूं तो एक और कमीशन फेमाइन से रिलेटेड था, फिर लयाल कमीशन। इनको मेमोराइज जरूर कर लेना आप। तो लयाल कमीशन 1896 में ये भी फेमाइन भुखमरी के ऊपर एक कमीशन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी हार्ड कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने पहले सुना भी नहीं होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी तब भी। तो इसमें आपसे पूछा गया है नॉर्थ कोटे ट्रिब्यूनल 1 जो रिफॉर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड थे, ये किससे संबंधित थे। तो नॉर्थ कोट ट्रिब्यूनल 1 जो रिफॉर्म्स हैं ये निम्न में से किससे संबंधित हैं। ए ब्रिटिश आर्मी रिफॉर्म्स, बी प्राइमरी हेल्थ रिफॉर्म्स, ट्राइबल फॉरेस्ट्री रेगुलेशन या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड, सिविल सेवा सुधार से रिलेटेड ये जो है आपकी जो है रिफॉर्म्स जो है रिलेटेड है नॉर्थ कोट ट्रिब्यूनल 1 रिफॉर्म्स। तो देखिए जो नॉर्थ कोट जो ट्रिब्यूनल जो रिपोर्ट थी इनके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई थी और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट सिविल सर्विस से रिलेटेड ये रिपोर्ट थी और ये पार्लियामेंट को जो है 1854 में प्रेजेंट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो देखिए इसी के ऊपर जो मॉडर्न जो हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं ऐसा माना जाता है कि इसी के ही सजेशंस के ऊपर जो है बिल्डअप हुई है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोट ट्रिब्यूनल ये जो रिपोर्ट है ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप मेमोराइज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें नहीं मिलेगी और ये यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है नॉर्थ कोट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। ओके, अगला अगेन आर्ट एंड कल्चर से मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए सारनाथ पिलर देखिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। शोकन ये जो पिलर है सारनाथ पिलर, इसी से ही हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया हुआ है। जो 4 जो शेर हैं हमारे नेशनल एम्बलम के वो या सारनाथ पिलर से ही लिए गए हैं। तो देखिए इसमें आप सोचेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द एबिस्कस ऑफ द सारनाथ पिलर। तो निम्न में से कौन से जानवर सारनाथ स्तंभ के एबिस्कस में जो है पाए जाते हैं। देखिए एबिस्कस किस तरह की एक डिस्क है, उसमें कुछ एक बीच में यहाँ पर अशोक चक्र है और इसके आसपास जो है जानवर बनाए गए हैं। तो देखिए सारनाथ पिलर के ऊपर किसी का आप ये फोटो देख सकते हैं। तो ये जो 4 जो लॉइंस हैं इस तरह से बैठे हुए ये हमारे जो है नेशनल एम्बलम है। तो इसके नीचे देखिए जो डिस्क है इसको एबिस्कस बोला जाता है। इसके बीच में हमारा ये जो है अशोक चक्र है जो कि हम अपने नेशनल फ्लैग में देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि ये जो एबिस्कस है इसमें कौन कौन से जो हैं एनिमल्स जो हैं। देखिए इसमें 4 ही एनिमल्स हैं और लॉइन मैंने आपको बता दिया, लॉइन भी इस एबिस्कस में है। इसके साथ साथ बुल, हॉर्स और एलिफेंट। तो हॉर्स बुल एलिफेंट एंड लॉइन। आप ध्यान रखना हॉर्स बुल एलिफेंट और लॉइन तो आप ध्यान रखना क्योंकि नेशनल एम्बलम में भी हमारे शेर है। तो शेर होगा तो देखिए ना टाइगर है ना इसमें गैंडे हैं। तो 3 और 4 को जो है एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं। तो जब देखिए आपके 3 और 4 जहाँ पर उनको आप एलिमिनेट कर लीजिए तो हॉर्स और एलिफेंट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की इजी क्वेश्चन भी आप कई बार एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो HBEL से भी आप इनको याद रख सकते हैं। हॉर्स बुल एलिफेंट और लॉइन जो है आपको जो शोकन जो सारनाथ पिलर है इसके एबिस्कस में देखने को मिलेंगे। तो ये आप ध्यान रखना 4 ये जो है एनिमल्स हैं 4 डायरेक्शन को ये शो करते हैं। गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग मतलब जो दौड़ता हुआ जो घोड़ा है या घोड़े के दौड़ने को हम गैलोपिंग बोलते हैं। तो गैलोपिंग जो हॉर्स है वो बेस्ट प्रिडिक्ट करता है। बुल ईस्ट और एलिफेंट साउथ को दक्षिण में और लॉइन जो है नॉर्थ में आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कैपिटल या शीर्ष बोलते हैं। और एबिस्कस को आपने ध्यान रखना हिंदी में इसको जो है मंड बोला जाता है। देखिए हिंदी मेरी थोड़ी सी बुक क्या है क्योंकि मैं भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना भी ये आपने गलत बोल दिया। तो एबिस्कस जो है इसको हिंदी में जो है मंड बोला जाता है। और देखिए अशोक चक्र है तो इसको इंग्लिश में व्हील बोलेंगे। मैं चक्र ही बोल रहा हूँ तो व्हील हम इसको जो है बोल देंगे। तो ये आपने जो ध्यान रखना। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम इसमें आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है पूछा गया है। ये जो 3 जो घटनाएं हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपने जो है लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे पहले घटना हुई है वो आपने बतानी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट और उसी तरह से। तो देखिए बहुत बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अबॉलिशन ऑफ सती जो है 1829 में हुई है और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 से 35 तक उनके समय में ये सती प्रथा जो आपकी बैन हुई है 1829 में बाई बंगाल सती रेगुलेशन ऑफ 1829।
और एग्जैक्ट डेट आपने ध्यान रखनी होगी, तो 4 दिसंबर 1829 को ये जो कानून है बंगाल सती रेगुलेशन का ये पास हुआ था। उसके बाद देखिए रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ये 1850 का है, और जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ये 1856 का है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। और इसके तहत ये बोला गया था कि अब जो भी भारतीय ब्रिटिश आर्मी में है, ब्रिटिश की सेना में है, उनको दुनिया के किसी भी कोने में जो है तैनाती दी जा सकती है। और देखिए इंडियंस के लिए क्या था कि पहले ये मिथ थी कि समुद्र पार करना धर्म के अगेंस्ट मानते थे, अब तो ऐसी मिथ नहीं है, तो उसमें ऐसा माना जाता था। तो थोड़ी सी रिलीजियस इंटरफेरेंस भी एक बहुत बड़ा कांड बन गई थी आपकी 1857 रिवॉल्ट की। तो देखिए सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1829 में सती प्रथा बैन हो गई, उसके बाद 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया, और सबसे लास्ट में जनरल सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट आया। यानी कि 1, 2 और 3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आप देख लीजिए, बी ऑप्शन 1, 2, 3 है, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए अबॉलिशन ऑफ सती की अगर हम बात करें, इसको कई जगह सूती भी बोल देते हैं। इसमें देखिए या तो वॉलंटरी होता था या बाई फोर्स होता था, कि जो वीडियोज होती थी उनको जला दिया जाता था उसके जो पति हैं उनके उसके चिता के ऊपर। और देखिए बंगाल सती रेगुलेशन जो है 1829 में पास हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ये हुई थी। इसके साथ साथ रिलीजियस डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो 1850 में जो पास हुआ था ब्रिटिश इंडिया के अंडर दी, और इसमें ये बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अब कोई भी पर्सन किसी भी धर्म में जो है कन्वर्ट हो सकता था। और पहले देखिए ऐसे कानून होते थे कि अगर किसी दूसरे जो धर्म में अगर कोई व्यक्ति जाता था, उसके कुछ एक राइट्स अबॉलिश कर दिए जाते थे, सोसाइटी से उसको बायकाट कर दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया, और इसमें ये बोला गया कि अब कोई भी जो पर्सन है वो फ्री है किसी भी अदर रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए या कास्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और उनके किसी प्रकार के जो अधिकार है उनका हनन नहीं होगा। और इस एक्ट ने जो है अलाउ कर दिया था इंडियंस को कि वो कन्वर्ट हो सकते थे वन रिलीजन टू अनदर, और इक्वल, और जनरली ये जो है इसीलिए बनाया गया था ताकि इंडियंस को क्रिश्चियन धर्म में भी कन्वर्ट किया जा सके, या जो इंडियंस कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन में उनको किसी प्रकार की जो है परेशानी ना आए, उनके कोई भी अधिकारों का हनन ना हो। उसके बाद देखिए हम बात करें जनरल सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट, तो ये 1856 में पास हुआ था, और इसमें ये प्रोविज़न था कि सोल्जर्स और जो रिक्रूट्स हैं बंगाल आर्मी के, वो आउटसाइड इंडिया उनको जो सर्व करना पड़ेगा, यानी कि अब उनको जो है ओवरसीज़ भी भेजा जा सकता है, समुद्र पार करके उनको जाना पड़ेगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस मैं इसमें करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी जानकारी भी देखने को मिलेगी जो आपको बुक्स में नहीं मिलती है। और आई होप कि आप कुछ ना कुछ नया इसमें जो सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप देखिए मेन जो आपकी एजुकेशन में मैटर करता है, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप हमारा कंटेंट भी देखिए, और ये आपको किसी भी आगामी एग्जामिनेशन में 100% जो है बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।